दोस्तों नमस्कार। हमने न्यायपालिका को ढहते हुए देखा, हमने इस देश की नौकरशाही को झुकते हुए देखा, हमने इस देश की मीडिया को रेंगते हुए देखा, हमने लोकतंत्र के मंदिर संसद के भीतर भी उन स्थितियों को देखा जहां लोकतंत्र नहीं था, या फिर इस देश के भीतर में हमने करोड़ों प्रवासी मजदूरों को घर लौटने के बाद रोजगार ना पाने की परिस्थितियों में 2 जून की रोटी के लिए भटकते हुए देखा। हमने इस देश के भीतर में क्या वाकई शिक्षा प्राप्त करने के बाद भी रोजगार ना होने की परिस्थितियों को देखा। हमने इस देश के भीतर में कारखानों की चिमनियों से निकलता हुआ धुआं कितना बंद हो चला है और इस देश के भीतर में उत्पादन कितना ठप पड़ा है। उन मजदूरों को भी देखा जिनके पास काम नहीं है। हमने इस देश के भीतर में उस बैंकिंग प्रणाली को भी देख लिया जहां पर लोगों का ही पैसा जमा है और उसकी भी लूट हो रही है। हमने इस देश के खोखले होते इस देश के हेल्थ और एजुकेशन के सेक्टर को भी देख लिया। क्या क्या देख लिया हमने तो, लेकिन आज सवाल सिर्फ इतना भर है कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश के प्रधानमंत्री क्या लोकतंत्र से घबराते हैं? यह एक ऐसा सवाल है जिसमें बार बार इसी की गूंज नजर आएगी कि लोकतंत्र का मतलब तो असमानता से निकला हुआ एक ऐसा संकल्प था जिस संकल्प के साथ न्याय, समानता, सबके हक का जिक्र था। ये सारी चीजें कहां गायब हो गई? और इन सवाल तले राजनीतिक सत्ता की ताकत क्या वाकई इतनी ज्यादा हो सकती है जहां वो अपनी मनमर्जी कर सके और इस देश के भीतर में संवैधानिक संस्थान हो, स्वायत्त संस्थान हो, या फिर इस देश के आम लोगों को जुमा देने वाले संस्थान हो, वह भी रेंगते हुए नजर आए? जाहिर है ये एक ऐसी परिस्थिति है जिन परिस्थितियों के साए तले आज लोकतंत्र का पाठ पढ़ने की जरूरत है। क्योंकि एक मामले को लेकर जब सुप्रीम कोर्ट ही सुनवाई कर रही थी तो सुप्रीम कोर्ट ने एक सवाल इस देश के भीतर में राजद्रोह के मुकदमे को लेकर जिक्र किया। उन्होंने कहा कि एक ऐसा कानून है, यह तो औपनिवेशिक कानून है जिसके दायरे में एक वक्त ब्रिटिश सरकार महात्मा गांधी को लेकर आई, एक वक्त बाल गंगाधर तिलक को लेकर आई, और खुद सरकार जो है अपने तौर पर जब कई पुराने कानूनों को खत्म कर रही है तो ऐसे में आईपीसी की धारा 124A यानी जो राजद्रोह के अपराध से सीधे सीधे संबंधित है उसको निरस्त करने पर क्या विचार कर रही है या नहीं कर पा रही है। सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस एम वी रमन्ना ने बहुत साफ तौर पर बेंच से यह सवाल किया, यानी सामने अटॉर्नी जनरल थे जो सरकार के नुमाइंदे थे, उनसे यह सवाल किया कि यह एक औपनिवेशिक कानून है, यह स्वतंत्रता आंदोलन को दबाने के लिए था। उसी कानून का इस्तेमाल अंग्रेजों ने महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक आदि के खिलाफ भी किया और आजादी के 75 बरस बाद भी इस कानून की आवश्यकता क्यों है? आपको जानकर हैरत होगी, जब यह सवाल जवाब सुप्रीम कोर्ट के भीतर हो रहा है तो उसमें बेंच ने यह भी कहा कि दरअसल हालात गंभीर हैं, अगर एक पक्ष को पसंद नहीं तो दूसरा क्या कह रहा है तो धारा 124A का इस्तेमाल किया जाता है। यह व्यक्तियों और पार्टियों के कामकाज के लिए गंभीर खतरा है। और उसके बाद जब हमने आंकड़ों की फहरिस्त देखनी शुरू की तो 124A के तहत बीते 5 बरस में 2015 से 2019 तक के बीच में, यानी सरकार के पहले टर्म में 289 मामले दर्ज किए गए और 486 लोगों को गिरफ्तार किया गया, 324 चार्जशीट हुई, लेकिन दोषी पाए गए सिर्फ 9। तो क्या यह माना जाए कि सरकार उन कानूनों को इस्तेमाल में ला रही है जिन कानूनों के जरिए इस देश में लोकतंत्र का गला घोट दिया जाए? क्योंकि जब अटॉर्नी जनरल ने जवाब दिया तो उन्होंने कहा कि धारा 124A को खत्म करने की जरूरत बिल्कुल नहीं है और केवल दिशा निर्देश निर्धारित किए जाने चाहिए ताकि वह धारा अपने कानूनी उद्देश्य को पूरा कर सके। यहीं से सवाल शुरू होता है, क्या वाकई इस देश के भीतर में लोकतंत्र का खौफ सबसे ज्यादा प्रधानमंत्री को है? इस देश के भीतर में प्रधानमंत्री ने कभी सीधा संवाद पत्रकारों के साथ नहीं किया, प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की। जुडिशरी के भीतर झांकेंगे तो पता नहीं क्यों एक आवाज गूंजती है कि दरअसल जितने भी फैसले होते हैं जो राजनीतिक सत्ता को प्रभावित करते हैं वो राजनीतिक सत्ता के अनुकूल ही होते हैं, उसमें आप उससे हटकर कोई फैसला देख नहीं पाएंगे।
इस देश के भीतर में नौकरशाही जो भी मामले को संभालती है वो सब कुछ सत्तानुकूल होता है। इस देश के भीतर में कॉन्स्टिट्यूशन एंड चेक एंड बैलेंस, ये दोनों स्थितियों को जीने की परिस्थितियों में संवैधानिक संस्थानों को खड़ा किया गया। लेकिन फिर ये कौन सी परिस्थिति आ गई कि इस देश में नौकरशाही भी पिछले दरवाजे से भर्ती होने लगी। इस देश में जस्टिस यानी जजों की नियुक्ति सरकार कर दे, इसको लेकर बेचैनी आ गई। इस देश के भीतर में जो भी सरकारी संपत्ति और सरकारी अनुकूल करने की स्थिति में पिछली सरकारों ने खड़ा किया, उसको प्राइवेट सेक्टर में बेचा जाने लगा। क्या ये लोकतंत्र के परिचायक हैं? क्या इस देश के भीतर में वाकई ऐसी स्थिति है जहां सरकार हर तबके पर नकेल कसना चाहती है, लेकिन इसके ठीक समानांतर सरकार बहुत ही महीन तरीके से अपनी राजनीतिक सत्ता को बरकरार रखने के लिए या बनाए रखने के लिए उसको इस तरीके से साधती है कि सामने लोकतंत्र का गला घुटता हुआ दिखाई दे। इस देश में विपक्षी राजनीतिक दल भी सियासत कर पाने की स्थिति में नहीं है अगर वो करप्ट है। आप कहेंगे करप्शन का इलाज तो होना चाहिए, लेकिन प्लेइंग फील्ड भ्रष्टाचारियों के बीच भी इस देश में अब एक नहीं रही। इस देश में राजनीतिक सत्ता भ्रष्ट हो सकती है, विपक्ष भ्रष्ट नहीं हो सकता है। राजनीतिक सत्ता विपक्ष को जेल में बंद नहीं करेगी, लेकिन जेल में बंद करने का भय दिखाती रहेगी। बेहतरीन उदाहरण इसका समाजवादी पार्टी और बीएसपी यानी मायावती और अखिलेश यादव है, जो सरकार के खिलाफ उतनी ही ऊंची आवाज में बोल पाते हैं या सड़क पर उतनी ही देर तक निकल पाते हैं जहां तक इस बात की इजाजत सत्ता दे दे। तो क्या यह माना जाए कि इस देश के भीतर में जो सवाल नोटबंदी से शुरू हुआ था, उस सवाल का पैमाना धीरे धीरे राजनीतिक ताकतों को भी कुंद कर चुका है? और जब विपक्ष नहीं है, जब मीडिया सवाल पूछने की परिस्थिति में नहीं है, जब संवैधानिक संस्थान इस देश के भीतर में संवैधानिक सवालों को लेकर ही कोई फैसला देने की स्थिति में नहीं है, तो फिर सुप्रीम कोर्ट क्या कहेगा? सुप्रीम कोर्ट सिर्फ सवाल उठा सकता है क्या? क्योंकि उस फेरिस्त में जब हमने देखना शुरू किया कि महीन तरीके से सरकार अब 2024 को साधने निकल चुकी है, सामने सबसे ज्यादा सीटों के साथ कोई राज्य खड़ा है तो वो उत्तर प्रदेश खड़ा है। यानी जिस योगी मॉडल को मोदी मॉडल बर्दाश्त नहीं करता था, जिस योगी को 2017 में दिल्ली चाहती नहीं थी कि वो मुख्यमंत्री बने, लेकिन उसके बावजूद भी आज कसीदे गढ़े जा रहे हैं उसके पक्ष में, क्योंकि उत्तर प्रदेश जीतने की जरूरत है। क्या इस बारीकी से उत्तर प्रदेश में रहने वाले तकरीबन 2.5 करोड़ प्रवासी मजदूरों के बारे में राजनीतिक सत्ता ने सोचा, या उन्हें डरा के बैठा दिया गया कि काम तो किसी के पास नहीं है, तुम काम कैसे मांगोगे? क्या ये वाकई उत्तर प्रदेश के भीतर में किसानों की जो बदहाल स्थिति है उसके बारे में राजनीतिक सत्ता ने सोचा? और कोविड के दौर में जो नजारा उत्तर प्रदेश में शवों का गंगा में तैरते हुए या फिर बालू पर जिस तरीके से रेंगती हुई लाशें नजर आ रही थी, उसमें कोई सवाल करने की स्थिति में था? यह सब चीजों का व्यस्त ये राजनीतिक सत्ता करा देती है, क्योंकि लोकतंत्र की टोटी तो दबाई जा चुकी है। क्या ये वाकई सही है? ये फिर सवाल इसलिए क्योंकि इन 80 सीटों पर कब्जा करने के लिए अब योगी का ही चेहरा रहेगा। 2022 में देखेंगे कि उन्हें मुख्यमंत्री बनाना है जीतने के बाद या नहीं बनाना है, लेकिन तब तक इस चेहरे के लिए कसीदे गढ़ो, चाहे सवाल जितने भी उठे।